हेलो बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं क्या, एक्सरसाइज 2.3। तो 2.3 में हम सीखेंगे कि लीनियर पैटर्न क्या होता है। पैटर्न मीन्स आप सपोज कर सकते हो कि आ, हम कह सकते हैं हमारे पास कोई इनिशियल अमाउंट है। मान लीजिए हाँ, आपके पास 100 रुपीज़ हैं और आपको किसी ने 50 रुपीज़ दिए, तो वो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। फिर किसी अनदर पर्सन ने फिर आपको 50 रुपीज़ दे दिए, तो क्या हो जाएगा, आपके पास 200 हो जाएगा। तो ऐसे करके 50-50 एडअप हो रहा है 100 में। तो सेम पैटर्न में नंबर्स ऐड हो रहे हैं, है ना, मैनी टाइम्स। तो इसको हम अगर लीनियर एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, तो यही हम इसमें सीखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो दिया है स्टूडेंट हैज़ 500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। उसके बैंक अकाउंट के अंदर 500 रुपीज़ हैं और शी गेट 150 एवरी मंथ एज अ पॉकेट मनी। उसे 150 रुपीज़ क्या मिलते हैं, एवरी मंथ पॉकेट मनी मिलते हैं। तो इसको हमें बताना है कि हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ ऑफ सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। हर मंथ के एंड में उसके पास कितना मनी हो जाएगा, और सेकेंड मंथ से हमें इसको कैलकुलेट करके बताना है। और इसमें हमें लीनियर एक्सप्रेशन भी बनाना है जिसमें एन मंथ को कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मंथ्स। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल वे है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आप लिख लोगे इनिशियल अमाउंट, यानी कि उसके पास सबसे पहले कितना अमाउंट था, सबसे पहले उसके पास है 500 रुपीज़। अब यहाँ पे मैंने लिखा इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग में, या आप स्टार्टिंग भी लिख सकते हो या अकाउंट बैलेंस भी लिख सकते हो। इट्स डिपेंड्स कि आपको क्या लिखना है। इनिशियल मतलब जो भी चीज़ उसके पास पहले से अवेलेबल है और वो फिक्स है, मतलब वो चेंज नहीं हो रही, बाकी एडअप जो भी होगा वो चेंज होता जाएगा। तो ये हमारे पास फिक्स वैल्यू रहती है जो कि चेंज नहीं होना है, ठीक है। अब हम देखेंगे उसे क्या मिल रहा है, पॉकेट मनी। पॉकेट मनी उसे मिल रही है मंथली, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मंथली मेंशन कर देंगे। मंथली उसको पॉकेट मनी कितना मिल रहा है, 150 रुपीज़। तो अब अगर हम इसको कैलकुलेट करना चालू करें तो हम देखेंगे कि फर्स्ट मंथ में उसको कितना पॉकेट मनी के अकॉर्डिंगली, जो उसके पास पहले से मनी था और पॉकेट मनी मिलने के बाद उसके पास कितना अमाउंट हो गया। तो हम देखेंगे कि उसके पास पहले से 500 थे, देन फर्स्ट मंथ में उसे 150 रुपीज़ मिले, देन उसके पास कितने हो गए, 650 रुपीज़ हो गए। तो ये आपने देखा कि यहाँ पर उसको फर्स्ट मंथ में उसके पास कितने हैं, एंड में 650 रुपीज़ हैं। इसी तरह से हम सेकेंड मंथ का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि सेकेंड मंथ में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमने देखा 500 उसके पास पहले थे, फर्स्ट मंथ में उसे कितना मिला, फिर सेकेंड मंथ में कितना मिला। तो यहाँ हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये अमाउंट उसे फर्स्ट मंथ में मिला और ये सेकेंड में मिला। तो अब आप एक चीज़ नोटिस करिएगा ध्यान से कि 150 प्लस 150 अगर मैं करूँगा तो मेरे पास अमाउंट आना चाहिए 300, लेकिन ये दो बार है तो क्या मैं इसे 2 इंटू 150 लिख सकता हूँ। तो आप कहोगे यस सर लिख सकते हैं, क्योंकि उसका भी आंसर क्या आएगा, 300 ही आएगा। तो क्या हमें इसे बार बार लिखने की ज़रूरत है, जैसे हम थर्ड मंथ में जाएंगे तो हमें 3 बार लिखना पड़ेगा, फोर्थ मंथ में 4 बार। तो हम उसको उतनी बार लिखने की जगह हम क्या इसे कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम इसमें 2 का इंटू करके लिख दें 150। यस सर लिख सकते हैं। तो जब हम इसे 2 का इंटू करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या अमाउंट बन जाएगा, ये 500 तो था ही, प्लस ये हो गया 300, मीन्स अब हमारे पास जो अमाउंट है वो हो गया कितना, 800, मतलब सेकेंड मंथ पे। इसी तरह से हम क्या निकाल लेंगे, थर्ड मंथ का भी निकालेंगे। तो आप देखोगे थर्ड मंथ में कितना अमाउंट होने वाला है। तो अब आप समझ चुके हो कि जब मैंने 2 मंथ में 2 का इंटू करके लिखा था, तो थर्ड मंथ में मैं क्या करूँगा, 3 इंटू 150 कर दूंगा। अब 3 इंटू 150 जब मैं करूँगा तो यहाँ पे 500 इनिशियल था ही, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 450। 450 जब मैंने इसमें प्लस किया तो ये कितना हो गया, 950। इसी तरह से हम क्या करेंगे, एक और निकाल लेते हैं फोर्थ मंथ का, है ना। अगर हम फोर्थ मंथ का निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 500 प्लस 4 इंटू 150। एटलीस्ट आपको 2-3 नंबर तो निकाल के देखना ही है। तो अब यहाँ पर हमने देखा तो कितना हो गया, ये यहाँ पे 500 प्लस ये कितना हो जाएगा 600, इनको प्लस करेंगे तो कितना हो गया 1100 रुपीज़। तो हम ये देख रहे हैं कि जब हमने फर्स्ट मंथ पे सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ का अमाउंट निकाला तो हर बार अमाउंट में 150 रुपीज़ ही एडअप होते जा रहे हैं। जैसे 650 था, फिर हमने 150 प्लस किया तो 800 हो गया, 800 में 150 प्लस किया तो 950, ये
मंथ वाइज प्लस होता जा रहा है। लेकिन अगर हमें इंडिविजुअल निकालना है, जैसे कि अगर आपसे पूछ लें कि आफ्टर अ 9 मंथ या फिर 12 मंथ पूछ लिया उन्होंने कि क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, अगर आपको 12 मंथ्स का पूछा है तो आप यहाँ पे जैसे हम लिख रहे थे, ये 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, आप 12 लिख दोगे, 12 इंटू 150 करोगे, 500 प्लस कर दोगे। तो इसको हम अगर देखें तो हम इसको लीनियर में किस तरह से लिख सकते हैं? अगर हम कहें n मंथ में हमको निकालना है तो n मंथ में क्या हो जाएगा, 500 वैसे ही रहेगा। अब हमारे पास जो चेंज हो रहा था वो अगर ध्यान से देखो तो 2 हो रहा था, यहाँ पे 3 आ गया था, यहाँ पे 4 आ रहा था, बाकी तो सेम ही चीजें चल रही, मतलब इन्हीं की जगह पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर ही आ जाएगा n इंटू 150। तो मीन्स अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आ गया 500 प्लस 150n। ये जो हमारे पास बना है यही क्या है, यही है लीनियर एक्सप्रेशन। इसी को हम क्या बोलेंगे, लीनियर एक्सप्रेशन बोल देंगे। ये हमारा इसका आ गया फाइनल आंसर। इसको ही आप मेंशन कर दोगे, लीनियर एक्सप्रेशन मेंशन कर दोगे तो आपका सारी चीजें आ गई। सेकंड मंथ से ऑनवर्ड हमने सारी चीजें निकाल ली हैं। लीनियर एक्सप्रेशन बताना था, लीनियर एक्सप्रेशन इसका ये हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड वो आपको अगर आगे क्वेश्चन दे देते हैं कि 15 मंथ्स का बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, इनकी जगह 15 रखना है, 150 से इंटू करना है और प्लस कर देना और आपका ऐसे ही आंसर आ जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन अब आ गया है हमारे पास, सिंपल पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन ही है कि रैली स्टार्ट विथ 120 मेंबर। एक रैली है जिसमें इनिशियल जो मेंबर्स हैं वो 120 है। देन ईच आर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट। 9 मेंबर्स जो है वो हर आवर में क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो मैनी मेंबर्स विल रिमेन सिंस आफ्टर 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स का हमें कैलकुलेट करना है और लीनियर एक्सप्रेशंस भी इसमें बनाना है nth आवर के बाद। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे कि हमारे पास इनिशियल मेंबर्स कितने थे। इनिशियल मेंबर्स थे हमारे पास 120। अब यहां पर अगर हम देखेंगे कि मेंबर्स ड्रॉप आउट किसमें, ईच आवर। हर आर में जो है आपने देखा कि ईच आर में 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट हो रहे हैं, मींस कम हो रहे हैं। तो सिंपल सा है, आप जब इसमें कैलकुलेट करना चालू करेंगे तो आप देखेंगे आफ्टर, क्योंकि हर आर के बाद देख रहे हैं तो हम देखेंगे आफ्टर आर सिंपल। तो हम देखेंगे सबसे पहले किसका देखेंगे, 1 आवर का। तो 1 आवर में कितना हो रहा है, हमने देखा 120 मेंबर्स थे जिसमें से 9 ड्रॉप आउट हो गए, मतलब 9 माइनस हो गया। तो जब हम इसमें से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने मेंबर्स बचेंगे, 111। कितने बच रहे हैं हमारे पास, 111 मेंबर्स बच रहे हैं। तो अगर हम इसी तरह से सेकेंड आवर का भी कैलकुलेट करते हैं कि सेकेंड आवर में कितने मेंबर्स हैं, तो आप देखोगे 120 था, अब सेकेंड आवर है। तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में कंसेप्ट करा था ना कि हम क्या कर रहे थे, बार बार अमाउंट को ऐड करने के बजाय सेकंड में उसको ट्वाइस कर दे रहे थे, थर्ड में थ्राइस कर दे रहे थे, मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ पे 2 आवर्स है, मतलब 2 घंटे बाद कितने हो जाएंगे, 9 के डबल कितने हो जाएंगे। इसको हम पहले 2 लिख देते हैं, ट्वाइस ऑफ 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 9 हो जाएगा। तो यहां पर आप देखोगे 2 आवर्स में 120 मीन्स 18 मेंबर्स लेफ्ट आउट हो गए होंगे 2 आवर्स के अंदर। अगर हम देखेंगे तो 18 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने मेंबर्स बचे रिमेनिंग, 102। इसी तरह से हम 3 आवर्स में देखेंगे कि 3 आवर्स में तो 120 मेंबर्स थे हमारे। 3 आवर्स का देख रहे हैं, 3 इंटू 9 हो जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, 3 आवर्स हो गए। अब या तो हम 3 टाइम्स 9 को प्लस करके करें या 3 इंटू करके कर दें, सेम एग्जैक्ट कंडीशन आती है। आप 3 बार 9 को प्लस करके भी लिख दी, लेकिन उसमें हमें ज़्यादा बार लिखना पड़ेगा। तो मैथ्स को अगर हम देखें कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम ईजीएस्ट वे को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप करोगे तो 120 आपका सेम एग्जैक्ट आएगा और 9 3 कितना हो गया, 27। जब हम 120 में से 27 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 93 मेंबर्स। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट आवर में 111 थे, फिर सेकेंड आवर में हमने कैलकुलेट किया 102 आ गए, थर्ड आवर में हमने कैलकुलेट किया तो 93 आ गए। तो अगर इसी तरह से अगर हम कैलकुलेट करते हैं nth आवर का, किसका कर रहे हैं, nth आवर। अब nth आवर्स में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आपने 120
तो सेम इज इट रहने वाला है माइनस। अब यहाँ पे आपने देखा चेंजेस क्या हो रहे थे, 2 आवर्स में 2 मल्टीप्लाई किया, 3 आवर्स में 3 मल्टीप्लाई कर दिया 9 में, 1 आवर में 1 का किया था। तो सेम इज इट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे n आवर में n का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या 120 माइनस n इंटू 9। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 120 माइनस 9n। तो अब ये आप देख रहे हैं ये आपका क्या आ गया है, लीनियर एक्सप्रेशन आ गया है। यहाँ पे हमने 3 आवर्स का कैलकुलेट करके भी बता दिया है। तो आपका पूरा क्वेश्चन जो है प्रॉपर वे में सॉल्व हो गया है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करना है। और आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये जो है या तो कोई भी चीज क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, एडअप हो रही है, यहाँ पे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ये चीज इसलिए याद रखना है क्योंकि जब हम 2.4 करेंगे तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी कि कोई भी चीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, या कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे। फिलहाल तो आपको इतना ही करना है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, देन फिर करते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा है, सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया इफ द विड्थ इज 12 सेंटीमीटर, देन सेकंड में 10 सेंटीमीटर पूछा है, फिर 8 दिया है। फाइंड द लीनियर पैटर्न ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब जाहिर सी बात है आपको रेक्टेंगल दिया है तो आपको रेक्टेंगल का एरिया पता होना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले हम यही मेंशन करेंगे। तो आपने देखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि होता है क्या, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ और विड्थ को आप क्या L और B से भी डिनोट कर सकते हैं, यहां पर मैंने उसको प्रॉपर मेंशन किया हुआ है। तो एरिया आपको क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू विड्थ। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में लेंथ तो हमको गिवन दी हुई है, कितनी दी हुई है 13 सेंटीमीटर। कहां दिख रहा है आपको क्वेश्चन में, ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब अगर हम यहाँ पे विड्थ देखें तो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले विड्थ हमें दी है फर्स्ट क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर, तो आपने 12 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पर एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो वो होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ हमें कितना दिया हुआ है 13 और विड्थ कितना दिया है 12। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 13 को 12 से तो आंसर हमारे पास आएगा 156। तो ये आपको याद रखना है। अब 156 के बाद आपको मेंशन करना है क्या, यूनिट। तो एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सबसे बड़ी गलती आप देखेंगे, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि यूनिट मेंशन नहीं करते हैं। यूनिट मेंशन करना तो बहुत जरूरी है, यूनिट के बगैर काम कैसे चलेगा। सपोज अगर हम मान लें कि घर में मम्मी ने कुछ सामान लेने भेजा कि जाओ बेटा शक्कर लेके आ जाओ, तो क्या जाओगे दुकान बोलोगे शक्कर दे दो, अब वो पूछेगा कितनी चाहिए, क्वांटिटी बताना पड़ेगी ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई गए एक बोरी उठा लेंगे भैया 100 कुंटल या इतना दे दो, प्रॉपर बताना पड़ेगा, नहीं तो घर पे आके मार पड़ेगी। तो सिंपल सा लॉजिक है यूनिट, कि कितना यूनिट लगेगा। घर से कुछ सामान बोला कितना लाना है, तो इट्स कॉल्ड अ यूनिट। तो यहां पर भी यूनिट मेंशन करना जरूरी है। यूनिट मेंशन नहीं किया मतलब 0.5 मार्क्स गए आपके। तो यूनिट मेंशन करना बहुत जरूरी है। एरिया की यूनिट होती है क्या, स्क्वायर यूनिट। अब यहाँ सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, मीटर होता तो हम मीटर स्क्वायर कर देते। अब सिंपली अगर हम इसमें सेकंड वाले में देखें, सेकंड वाले में लेंथ हमें कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, और विड्थ कितनी दी हुई है, विड्थ सेकंड में दिया हमें 10 सेंटीमीटर। यहां पर भी हम क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू विड्थ 13 इंटू 10, तो 13 इंटू 10 कितना हो गया 130। अब इसमें क्या लिखना जरूरी है, यूनिट, तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। देन हम आ जाते हैं थर्ड में। थर्ड में हमसे क्या दिया हुआ है, लेंथ तो हमारी सेम ही है 13 ही है सभी के लिए। क्या चेंज है, विड्थ, तो विड्थ अब थर्ड के लिए क्या दी हुई है 8 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हम यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे फिर से। तो एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ मीन्स 13 इंटू 8। अब 13 इंटू 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 104, 104। फिर यूनिट लगाना नहीं भूलना है हमको, जो कि होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने जो तीनों क्वेश्चन दिए थे उनका तीनों का एरिया हमने फाइंड कर दिया है। लेकिन अब इन्होंने हमसे एक चीज और पूछी हुई है। वो क्या पूछा है, इन्होंने कहा है कि इसको आप लीनियर पैटर्न में भी बताइए। तो अगर हम एरिया का लीनियर पैटर्न देखें कि लीनियर पैटर्न ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर हम देख रहे हैं, तो यहां पर हम देखेंगे लीनियर पैटर्न ऑफ
एरिया। तो एरिया क्या है, लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे, जब हमने तीनों बार निकाला तो तीनों बार हमने लेंथ तो सेम ही रखी है, तीनों में लेंथ क्या है, सेम है, चेंज नहीं हुई है। तो आप देखोगे कि लेंथ तो इधर 13 ही रहने वाला है। हर बार क्या चेंज हुआ है, हर बार चेंज हुआ है विड्थ। तो विड्थ की जगह पे आप क्या रख दोगे, बी रख दोगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये लीनियर पैटर्न हो गया। अब इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि हमने बी रखा क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं था। अगर उन्होंने कहा होता कि एन के फॉर्म में करना है तो हम इसकी जगह पे एन रख देते, या अदर वेरिएबल दिया होता तो हम अदर वेरिएबल रख देते। 13 वैसे ही रहता क्योंकि 13 हमें शुरू से वैसा ही दिया हुआ था, उसमें चेंजेस लेंथ में कोई भी नहीं हो रही थी। तो इसको नोट कर लीजिए, देन हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आपने कर लिया है थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करने वाले हैं फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें दिया है कि हमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया हुआ है जिसका लेंथ हमको गिवन दिया हुआ है, विड्थ हमको गिवन दिया हुआ है और हाइट डिफरेंट दी हुई है तीन क्वेश्चंस में अलग अलग 1 2 3, और हमें उसमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगुलर बॉक्स का, वो होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब बॉक्स के अगर हम देखेंगे, सपोज देखिए मेरे हाथ में ये बॉक्स आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें ये जो ऊपर वाला एज है या नीचे वाला, ये लेंथ होता है, ये इसका क्या हो गया, हाइट हो गया, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, विड्थ हो गया। तो इसलिए वॉल्यूम जब भी निकालते हैं हम उसमें, तो उसमें हमें तीनों चीजें आ जाती हैं, लेंथ भी आ जाता है, विड्थ भी आ जाता है और हाइट भी आ जाता है। जनरली आपने क्यूबॉइड एक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, क्यूबॉइड जो होता है उसमें ये फॉर्मूला यूज होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो वॉल्यूम आप क्या लिख दोगे, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, एल लेंथ, बी विड्थ और एच हाइट हो गया। अब यहां पर आपको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर दिया, और ये क्या दिया हुआ है आपको, हाइट दी हुई है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के लिए आपको लेंथ क्या दी है, लेंथ आपको यहाँ पे 7 दिया है और विड्थ 11 दिया है, तो आप यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लिख देंगे, विड्थ आप क्या लिख देंगे 11 सेंटीमीटर, और हाइट जो दी है वो दी है 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर तीनों चीजें हमारे पास हैं। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, मतलब तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 इंटू 11, 11 इंटू 5, तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो सबसे पहले हम 7 इंटू 11 करें तो कितना होगा, 77 होगा, और 77 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 385। कितना आ जाएगा, 385 सेंटीमीटर। अब इसका यूनिट क्या है, जैसे एरिया में हमने देखा था वहां पे दो ही लेंथ और विड्थ था तो स्क्वायर आया था, यहाँ पे हाइट और बढ़ गया तो क्या आ जाएगा, क्यूब, इसकी यूनिट क्यूब हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे, वहां पे सिर्फ ये 2 यूनिट थी तो हमने सेंटीमीटर स्क्वायर किया था, अब यहाँ सेंटीमीटर 3 बार है, मतलब उसका यूनिट इंटू होने पे क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, ये याद रखिएगा। अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। सेकंड में लेंथ तो हमारे पास सेम ही है 7 सेंटीमीटर, विड्थ भी सर सेम है 7 सेंटीमीटर। हाइट सेकंड के लिए क्या है, तो हाइट सेकंड के लिए दी हुई है 9 सेंटीमीटर। अब यहां पर अगर हम वॉल्यूम लगाते हैं तो क्या होगा, तो वॉल्यूम के लिए 7 इंटू 11 इंटू 9, तो 7 इंटू 11 77 इंटू 9 करेंगे, तो जब हम इसको 9 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 693 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पे ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी तरह से अगर हम थर्ड वाले पोर्शन को देखें तो थर्ड वाला पोर्शन क्या कह रहा है कि लेंथ तो सर सेम ही है, विड्थ भी हमारे पास सेम है, हाइट चेंज हो गई है थर्ड के लिए, तो अब उन्होंने हाइट हमको दे दी है 13 सेंटीमीटर। तो हम फिर से वॉल्यूम लगाएंगे, वॉल्यूम 7 इंटू 11 इंटू 13, तो 7 इंटू 11 77, 77 इंटू 13 करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई, जब भी आप इसे नोट करेंगे तो आपको खुद मल्टीप्लाई करना है और देखना है। यहां पे इसका आंसर जब आएगा तो वो आएगा 1001 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तीनों आंसर आपके पास आ गए। अब हमने वॉल्यूम तो निकाल लिया, लेकिन उन्होंने कहा है कि इस वॉल्यूम को लीनियर पैटर्न में भी लिखना है। तो लीनियर पैटर्न में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लीनियर पैटर्न ऑफ वॉल्यूम।
वॉल्यूम का लीनियर पैटर्न क्या होने वाला है? तो अब आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यही होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो आप देख रहे थे कि ये तो आपको 7 दिया हुआ था, ये 11 दिया था, हाइट हर बार चेंज हो रही थी। ये जो वैल्यू दी हुई थी ये फिक्स थी, ये कभी भी चेंज नहीं हुई है। आप देखिए यहाँ पे भी 77 आया, मल्टीप्लाई करके 77 आया, सिर्फ कुछ चेंज हो रहा था, तो वो ये हाइट हर बार चेंज होता जा रहा है। तो हाइट हमें गिवन डिफरेंट थी, तो यहाँ इसका लीनियर पैटर्न हो जाएगा 77H। तो ये इसका क्या हो गया? लीनियर पैटर्न हो गया है। क्लियर है कंडीशन? इसको नोट कर लीजिए, देन फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हमारा बचा है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। तो फटाफट इसको करते हैं। क्वेश्चन दिया है, सरिता रीड अ बुक ऑफ 500 पेजेस। वो एक बुक रीड कर रही है जिसमें 500 पेजेस हैं, और इन्होंने कहा है कि वो हर दिन एवरी डे जो है 20 पेजेस पढ़ती है। तो अगर वो 15 दिन तक बुक को पढ़ रही है, 20 पेजेस 15 डेज तक में पढ़े, तो कितने पेजेस उसके रिमेनिंग रह जाएंगे पढ़ने के लिए, बचेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे? जब सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे टोटल पेजेस। टोटल पेजेस हमारे पास कितने हैं? 500 पेजेस है, और पेजेस रीड इन 1 डे, एक दिन में वो कितने पेजेस पढ़ रही है? 20 पेजेस ही पढ़ रही है 1 डे में। तो 15 डेज में कितने पेजेस पढ़ेंगे? तो हम लिखेंगे पेजेस रीड इन 15 डेज। तो हम 20 में किसका इंटू कर देंगे? 15 का इंटू कर देंगे। तो जब हम 15 का इंटू करेंगे तो मीन्स उसने एक दिन में कितने पेजेस पढ़े? उसने पढ़े कितने? 300 पेजेस रीड किए हैं। तो अब इन्होंने आगे हमसे पूछा था कि कितने पेजेस विल लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? पेजेस लेफ्ट कितने बच रहे हैं? तो टोटल पेजेस थे हमारे पास कितने? 500, उसमें से उसने 300 पेजेस पढ़ लिए हैं, तो हम 300 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो हमारे पास कितने पेजेस उसके बचे हुए हैं? अभी उसके पास बचे हुए हैं 200 पेजेस, उसको क्या करना है? रीड करना बाकी है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल आ जाता है कि एक्सप्रेस इन द एज अ लीनियर पैटर्न। अब इसको हमको लीनियर पैटर्न भी बताना है। तो अगर हम इसका लीनियर पैटर्न बताएंगे तो हमको कुछ चीज़ें सपोज करना पड़ेंगी। कि यहाँ पे अगर हम मान लें, यहाँ पर सपोज करना पड़ेगा कि क्योंकि नंबर ऑफ डेज 15 दिए थे, तो हमने 15 इंटू 20 कर दिया, पर नंबर ऑफ डेज दिए ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे? लेट, यहाँ पे सपोज कर लेंगे, लेट दी नंबर ऑफ डेज इक्वल्स टू n। हमने मान लिया कि नंबर ऑफ डेज जो थे वो n थे। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ पैटर्न n होंगे, तो लीनियर पैटर्न क्या होगा? तब लीनियर पैटर्न क्या होगा? तो हमने देखा हमारे पास टोटल इनिशियल जो पेजेस थे, टोटल पेजेस थे वो 500 थे। उसमें से जो भी पेजेस वो पढ़ते जा रहे थे वो माइनस होंगे, हटते जाएंगे। दैट्स वाई हम यहाँ पे यूज करेंगे, माइनस यूज करेंगे। अब एन डेज हैं, जैसे हमने यहाँ करा था 15 डेज थे तो 15 इंटू 20 किया था, एन डेज है तो क्या कर देंगे? एन इंटू 20 कर देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि इतने दिन में, जैसे उन्होंने बोला कि मान लीजिए 16 डेज में, 70 डेज में, 20 डेज में कितने पेजेस बचेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसकी डेज की जगह जितना भी दिया है, 9 डेज दिया है, 5 डेज दिया है, 10 डेज दिया है, या 15 से ऊपर डेज दिए, तो हमें सिर्फ किसकी जगह पे पुटअप कर देना है? एन की जगह पे पुटअप कर देना है। अब इसको हम प्रॉपर वे में लिखेंगे, तो प्रॉपर वे में हो जाएगा ये 20n। तो ये हमारा बन गया क्या? लीनियर एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आके हमारा एक्सरसाइज जो है एंड हो गया। तो हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एक्सरसाइज अब हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चंस हैं, और अगर हम इनको प्रॉपर बेसिक्स को ध्यान रखते हुए करते हैं तो बहुत ईजी है, टफ नहीं कह सकते हैं इनको बहुत ज़्यादा। अब देखिए टफ क्या होता है? बुक चेंज हो गई है, तो आप लोगों को लग रहा है कि बुक चेंज होने की वजह से जो है सिलेबस टफ हो गया है, या ऐसा कुछ नहीं है बेटा। देखो क्या है, 9th में तो आप फर्स्ट ही टाइम आए हो ना, रिपीट तो नहीं कर रहे हो ना। तो 9th में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो जो पहले बुक थी वो भी आप फर्स्ट टाइम ही पढ़ते, पहले से तो नहीं पढ़ के रखी आपने 9th की बुक, फर्स्ट टाइम ही पढ़ते, तो उसके क्वेश्चन भी आपके लिए नए होते, उसमें भी कुछ चीज़ें आपके लिए ईजी होती, कुछ चीज़ें क्या होती, टफ होती। नई बुक भी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो इसमें भी सेम इजिटी होगा, कुछ चीज़ें आपको टफ लगेंगी, कुछ चीज़ें ईजी लगेंगी।
चेंज अगर कोई फील कर सकता है तो वो टीचर कर सकता है कि हाँ पुरानी बुक में क्या था मटेरियल, नई बुक में क्या आया है, क्या चीज़ें पोर्शन टफ हो सकता है, क्या इसमें इजी है। ये एज एन टीचर हम ही फील कर सकते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं। स्टूडेंट हो, आप फर्स्ट टाइम ही 9th में पढ़ रहे हो, तो आप तो वो वाली बुक भी पढ़ते हो ओल्ड, तो भी वो आपके लिए नई थी ना, उसका सिलेबस आपने पहले तो 8 में नहीं पढ़ा होगा ना, तो वो आपके लिए नई थी। और अभी जो आई है ये भी नई है, तो दोनों ही तो आपके लिए नए हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं पुराना अच्छा था, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। पुराना भी अगर आप पढ़ते तो उसमें कुछ चीज़ें इजी लगती, टफ लगती। इसमें भी आप पढ़ रहे हो, कुछ चीज़ें इजी लगेंगी, कुछ चीज़ें टफ लगेंगी। तो बस प्रॉपर आपको अपना एक प्रैक्टिस पैटर्न जो है वो बनाना है मैथ्स के लिए। आप प्रैक्टिस प्रॉपर करेंगे तो आपसे ईजीएस्ट वे में सारी चीज़ें सॉल्व होंगी। आप जो है एक प्रॉपर वे में इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।